अस्सलाम वालेकुम। आज हम हासिल घाट नावल को आगे शुरू करते हैं। बानो कुद्सिया का लिखा हुआ नावल है। आज हम उसका पार्ट 3 रिकॉर्ड करेंगे। ये पार्ट्स मैं अपनी जो ऑडियोज़ हैं उनको पार्ट नंबर दे रहा हूँ। जैसे नावल तो स्ट्रेट लिखा हुआ है, एक ही नावल। चलें शुरू करते हैं। जब तक मैं कमरों में चलता फिरता हूँ, बड़ी ठुस सी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता हूँ। फ्रिज से लिफ्ट और रस निकाल कर खा लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर धो लिए, टेलीविज़न पर केबल की मदद से स्टेशन बदल बदल कर मुख्तलिफ टोटे देख लिए। ऐसे अखबार जो शेरों के हिसाब से दरवाजे के साथ ही पड़े रहते हैं, उठाए और पढ़ लिए। लेकिन जो ही मैं बैल्कनी में जा बैठता हूँ, मेरे दिमाग का एंटीना ऐसी बातें सोचने लगता है जो खुद मेरे लिए बड़ी नई होती हैं। आम तौर पर बुढ़ापे के पास मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान नहीं होते। बूढ़े वलवले और उम्मीद से आ रही अपना मुंह माजी की तरफ किए रखता हूँ। देखी भाली गलियाँ, जाने पहचाने चेहरे, गुजरे हुए मौसमों पर टॉर्च पड़ती है तो वो अपने अंदर अंधेरों से चौंक पड़ता है। उसे लगता है जैसे वाक़यात, हादसात, मामूलात माजी का नहीं, हाल ही का हिस्सा हों। बूढ़ा मुस्तकबिल से सिर्फ मौत की झलकियाँ देखता है और ये हकीकत कुछ ऐसी पूरी उम्मीद नहीं होती। दूसरी मंजिल पर एक बैल्कनी सी है, मेरा बेडरूम है और उसका एक दरवाज़ा बैल्कनी में खुलता है। उसकी लंबाई कोई 10-12 फुट और चौड़ाई तकरीबन 4 से 6 फुट है। ये छोटी बैल्कनी लकड़ियों की कपखचियों से बनी हुई है और झुकने पर इसकी दर्जों से गिराज से निकलती गाड़ियाँ नज़र आती हैं। सामने लकड़ी का जंगला है। अगर पाकिस्तान होता तो इस जंगले पर तौलिए, शलवारें, खेस, बच्चों के जहांगीरे, फ्रॉक्स, गर्ज के हर साइज़ और नमूने का कपड़ा सूखने के लिए पड़ा रहता। अंदरून शहर और पुरानी अनारकली में कपड़े सुखाने का यही मंजर आम तौर पर नज़र आता है। छोटी बच्चियाँ बैल्कनियों में बैठ गुड़ियों से खेलती हैं, जो इन जवान लड़कियाँ कपड़ों की आड़ के पीछे खड़ी होकर बाज़ार में झांकती हैं। जवान बाज़ार वालियाँ ऐसे ही छज्जों पर टेक लगाकर नज़रबाजी और राज राजदारों से काम लेकर कमरों का धना चलाती हैं। ये छज्जे अंदरून शहर के कल्चर, ज़िंदगी और धूप का मंबा हैं। लेकिन इस पोश इलाके कहलाते हैं, इनके रहनदार भी खुशहाल लोग होते हैं। अमेरिका में मकान अमूमन बैंकों के पास रहन होते हैं। एक मुद्दत सूद और असल ज़र को किस्तों पर अदा करते रहने से बैंक में गिरवी रखा हुआ घर ज़ाती मिल्कियत बनता है। सफ़ेद आदमी अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर कर्ज़ पर काटता है। अमेरिका में हीरे तक किस्तों पर मिल जाते हैं। हमारे यहाँ अभी इंस्टॉलमेंट का रिवाज इतना आम नहीं और डाउन पेमेंट भी आसानी से अदा नहीं की जा सकती। ये घर जो मेरी बेटी और दामाद का है, अमेरिका के एतबार से काफ़ी कुशादा है और उसकी डाउन पेमेंट के बाद वो हर माह तकरीबन $2000 की किस्त अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ फर्नीचर, डीवीडी, केबल, कार, न जाने कितना कुछ किस्तों पर है। कर्ज़ की मैं पीने के बाद इन दोनों को फाका मस्ती पर कोई गिला नहीं होता, बल्कि वो बड़े जोश और जज्बे के साथ अमेरिका के गुण और पाकिस्तान के औगुन बयान करने में मशगूल रहते हैं। कर्ज़ पर म्यार ज़िंदगी वक्त से पहले हासिल करके वो फूले नहीं समाते, बल्कि समझते हैं उन्होंने बदकिस्मती को जुल दे दिया है। यहाँ बैल्कनी में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर मैं सामने वाली बिल्डिंग और ख़ूबसूरत धुली धुलाई सड़क, आने जाने वाले लोग और अपार्टमेंट्स में बसने वालों की आमदरफ्त को देखता रहता हूँ। ये मंजर मेरे सिल्वर स्क्रीन का काम देता है। मेरे दिमाग की स्क्रीन पर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों बारी बारी और कभी साथ साथ भी चलते हैं। मेरे इर्द गिर्द कपलिंग का मकूला घूमता रहता है कि मगरिब मगरिब है और मशरिक मशरिक, ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। सोचता हूँ मिल भी कैसे सकते हैं। मशरिक में जब सूरज चढ़ता है, मगरिब में ऐन उसी वक़्त आगाज़ शब का मंजिर होता है। सूरज इंसान के दिन और रात को मुतय्यन करने वाला है। फिर जब एक रात हो और
दूसरी जगह सूरज की किरणें फैली हों तो भले ही सारे फ़र्क मिटाइए, एक मखलूक सोती है, दूसरी जगह बेदारी होती है। फासले कम होने में नहीं आते। मशरिक़ के लोगों की रंगत और मगरबी लोगों की जिल्द दूसरा फासला है जिसे आम इंसान पाट नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आज के अहद में तरक्की की है। एक वक्त था जब मशरिक़ में सूरज भी उगता था, जागृति भी थी और मशरिक़ रूहानी तौर पर मगरिब से ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी था। लेकिन अब तरक्की का तस्वर बिल्कुल बदल चुका है। अब तरक्की दुनियावी, मादी और माल की है। मशरिक़ इस तरक्की का तस्वर भी ठीक तौर पर नहीं कर सकता। एक ज़माना था जब मशरिक़ ने सारी दुनिया को फलाह की तरक्की इनायत की थी, और वाज़ेह बात है कि मज़हब सब्र, तवक्कुल, भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत जैसे असूल अपनाने पर उभारता है। ख्वाहिशात को दबाना, इसराफ से बचना, मुसाबकत में ना पड़ना, फसाद ना फैलाना, नुमाइश से गुरेज, अना की सरकूबी फलाह के लिए अहम है। आज के ज़माने में माशी तरक्की के लिए असूल इनके बरक्स हैं। इसराफ इस तरक्की का संग बुनियाद है। ख्वाहिशात की खिड़कियाँ हमेशा खुली रहें तो तरक्की होती है। रुपया घर से बाज़ार तक आता जाता रहे। मुसाबकत वो तेल है जो तरक्की की मशीनरी गरारियों में पड़ता रहे तो मशीन चलती है। यहाँ सब तो तवक्कुल नाम का दिया नहीं चलता। जो कुछ होता है अभी इसी वक्त इसी लम्हे की घंटी बजाता है। इस बेकली से रफ्तार पैदा होती है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम तैयार होता है। सीढ़ियाँ मतरूक होती हैं, लिफ्टें ऊपर नीचे आती हैं, घड़ी बार बार देखना और कार में दरवाजे खुलने वाले हैंडल पर हाथ रख कर सफ़र करने का रवाज बढ़ता है। इंसान बेकरार ना हो तो तरक्की नहीं कर सकता। दूसरों को मार गिराने का जूडो कराटे ना आए तो आगे बढ़ नहीं सकता। रुपये से मोहब्बत पैदा ना हो सके तो तरक्की का तसव्वुर हासिल नहीं कर सकता। इसराफ, मुसाबकत, ख्वाहिशात का पटा तेज़ी से चले तो ज़माने की पटरी पर तरक्की फुल स्पीड चलती है। मशरिक़ की रूहानी तरक्की और चीज़ थी और मगरिब की माशी तरक्की और इल्म है। मगरिब की शाहरा मादी दुनियावी तरवी है और मशरिक़ की पगडंडियाँ फलाह की जानिब निकलती हैं। जहाँ तक मेरा बालकनी का इल्म है, मैं समझ पाया हूँ कि हमारी रूह जिस्म में पिंजरे के तोते की तो तरह कैद है। रूह मजबूरन तोअन व करहन इस पिंजरे में रहती है। तोते को कभी परवाह नहीं कि पिंजरे पर क्या गुजरती है, ये चाहे सोने का हो। इसे सिर्फ इसी वक्त आज़ादी मैसर आ सकती है जब पिंजरा छोड़कर तोते अपने रास्ते जा निकलें। ना पिंजरे को इस बात की परेशानी होती है कि इसकी सुलाहों के अंदर एक सर पटके तीलियों से टकराने वाली रूह कौन है, क्या है। ना ही रूह पलट कर देखती है कि पिंजरे पर क्या और क्यों गुजरी। नई तरक्की की तमाम तर तवज्जो पिंजरे पर है। इसे तोते की परवाह नहीं। पिंजरे का डिज़ाइन, रंग रोगन, उसके इर्द गिर्द ज़ेबाइश, आसाइश का हर मुमकिन फार्मूला आज की सोच पर हावी है। इंसान अपने जिस्म और उसकी ज़रूरतों में इस दर्जा मगन हो गया है कि इसे जिस्म की कोठरी में महबूस कैदी की परवाह नहीं रही। खाना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना अब प्रायोरिटी में मुकद्दम है। वो जिस्म से वाबस्ता होकर बाज़ारों का रमता जोगी बन गया है। इंडस्ट्री, मीडिया, इंटरनेट बांग-दहल इंसान को इसकी ज़रूरियात का एहसास दिलाते रहते हैं। अब ख्वाहिशात को दबाना, मुसाबकत से परहेज़ करना, फसाद से हाथ उठाना नई तरक्की के गुनाह हैं। तमाम रिश्ते, इक़दार, रस्म व रवाज, तहज़ीबी फार्मूले, मजहबी अहकामात मुँह उठाए इंसान से अलग-अलग घूमते फिरते हैं। जैसे गरीब रिश्तेदार गांव से आकर शहरी रिश्तेदारों के घर क़याम पजीर हों और ना जानते हों कि उन्हें क़याम जारी रखना है कि वापस लौट जाना है। उनका रिश्ता असली है कि जाली, वो एक ही दरख्त की शाखें हैं भी कि नहीं। नई तरक्की के पास भी डबल डोज़र है। नई तरक्की के पास वी बुलडोज़र है जो मजहबी बाज़ों को उखाड़ता पिछाड़ता हमवार करता चला जाता है। सिर्फ मेहनत का अज़्म और काम की अखलाकियात के रोल्स पकड़ा कर अपना रास्ता सीधा कर लेता है और नई सड़कों पर ह्यूमन राइट्स की कोलतार बिछाकर इंसान को जिस कदर ज़्यादा मशीनी और वक्त का पाबंद बना सके बना डालता है। इस बुलडोज़र तले क्या कुछ पिस जाता है इसकी परवाह नहीं। इक़्तिदार, रस्म व रवाज, मज़हब के फूल उखाड़ कर वो गां करता आगे बढ़ता ही चला जाता है। थर्ड वर्ल्ड के लोग आम तौर पर मुसलमान ममालिक खसूसी तौर पर अपनी नालायकी पर बहुत पशेमान हैं। वो एटम बम बनाकर भी एहसास कमतरी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।
जब तरक्की का हालिया नुस्खा उनके हाथों में आता है तो एहसास शर्म से वो सटपटा कर मस्जिद की तरफ भागते हैं। जब नई तरक्की का जीन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो उसे वारंट से कम नहीं समझते। न्यूटन के असूल के तहत तरक्की का अमल रद्द अमल में बदलता है। फिर इस्लामी तहरीकें चलती हैं, चांद तारे वाले अलम लहराए जाते हैं, जिहाद का नारा लगता है, मुजाहिदीन को दहशतगर्द का इल्ज़ाम सहना पड़ता है। रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद बुनियाद परस्त कहलाते हैं। खुद उन्हीं के भाई बंद जो नई तरक्की को इंसान की बुलंदी का वाहिद रास्ता समझते हैं, अदा बदा कर ऐसे लोगों को जाहिल, अनपढ़, रवायत पसंद और लकीर के फ़कीर समझकर उनसे अपनी ज़िंदगी का धारा अलग कर लेते हैं। अगयार की लान तान से तो फलाह पसंद लोग दिल बर्दाश्ता नहीं होते, लेकिन अपनों के इल्ज़ाम उनके दिलों में मैते बनकर मीखे बनकर गड़ जाते हैं। जहाद जो नमाज की तरह बुनियादी अरकान में से है, उसी जहाद के लिए वो अपने लिए और गैरों के हजूर तावीलें पेश करने पर मजबूर हो जाते हैं और समझा नहीं पाते कि बुनियादी अरकान इंसान की मर्ज़ी के पाबंद नहीं। मुश्किल ये है कि उन्हें भी इल्म नहीं होता कि वो पिंजरे के तोते को उड़ने से पहले आज़ाद नहीं करा सकते, और नई तरक्की का दिलदासा सिवाय पिंजरे के बैरूनी माहौलियात के और कोई इल्म नहीं रखता। उसके लिए रोज़गार, जिस्मानी सेहत, तालीम, आज़ादी निस्वां, पोल्यूशन बुनियादी हैं। वो जिस्मानी सहूलतों से आगे हर सफ़र को खलाई सफ़र समझता है। मैं बालकनी की कुर्सी खिसका कर आगे नजगले तक ले जाता हूँ। इस तरह मेरी थोड़ी जंगले से 6 इंच के फासले पर है। मैं यूनानी बुड्ढे की बैल्कनी से तकरीबन 60 फुट दूर हूँ। नीचे गंदी गाड़ी खड़ी है और उसके वर्कर बड़ी चाबुकदस्ती से प्लास्टिक के थैले उठा उठा कर गंद गाड़ी में डाल रहे हैं। सोचता हूँ अमेरिकी लोग अपने काम को इतनी चुस्ती से कर लेते हैं। क्या सफ़ेद फार्म लोग कुदरती तौर पर रिस्क हलाल कमाने के शौकीन हैं? क्या उनके मज़हब ने उन्हें सच्चाई सिखाई है? क्या वजह है कि पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर और आम तौर पर सारे थर्ड वर्ल्ड में निज़ाम नहीं चलते? क्या हमारे निज़ाम के अंदर ही कुछ ऐसी बदेही और छुपे हुए फंदे हैं जिनमें इंसान फंस जाता है, या बुनियादी तौर पर हमारी फितरत नाफरमान है? क्या रिश्वत, सिफारिश, धांधली का ताल्लुक़ हमारी तरबियतों का नतीजा है? क्या वाकई दुरुस्त तरबियत के बग़ैर माशरा बनाकर हम परागंदा हाल हुए? अमेरिकी तरक्की की देवी के परस्तार हैं तो इस देवी ने उन्हें माला माल भी किया है। बहुत गौर से सोचने के बाद मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि अमेरिका को डाकुओं ने बसाया था। डाकू की कुछ बुनियादी खसूसियात दलेर, बहादुर और ज़बरदस्ती हैं। और जब किसी चीज़ को हथियाना चाहता है तो अपने आप को सीना जोरी पर उभारना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अमेरिका को जब सड़कें बनाने, जंगल काटने और अशिया की भरमार करने की ज़रूरत थी, उसने जाल डालकर नीगरू लोगों को हथिया कर जहाज़ों में लादा और अमेरिका की सरजमीन पर सरगंदा फेंक दिया। जब अमेरिकी लोगों को इस सरजमीन पर काबिज होने की ख्वाहिश ने सताया तो रेड इंडियन को अमेरिकी तारकिन ने चुन चुन कर ख़त्म किया। जब उन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान लूटने की ज़रूरत पेश आई तो अंग्रेज़ इलम यूँ अपनाया कि इसका लबो लहजा, हरूफ के लहजे और स्लैंग का इजाफ़ा करके एक ऐसी ज़ुबान ईजाद की कि अंग्रेज़ भी इस अजनबी अंग्रेज़ी से शशदर रह गए। अमेरिकी डाकू अगर तरस हो तो रॉबिन हुड कहलाता है। अगर आलिम डाकू हो तो उसको तहस नहस करने वाला दहशतगर्द कहा जा सकता है। इसे आप जरसूमा का करिश्मा कहें या पुरखों के रस्म रवाज की परवी या अमरीकी मिजाज की खूबी, लेकिन ये बात वाज़िया है कि किसी खित्ते के बसने वालों की आम साइगी एक ही होती है। जमशेद और कैसर दोनों मुसलसल घंटी बजा रहे हैं। उनको खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं सारी सोचों को कुर्सी पर रखकर अंदर भागता हूँ। अर्जुमंद एक यहूदी अमेरिकन डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट है जो बज़ाहिर नहायत लिबरल आदमी है, लेकिन सुबह रवानगी के वक्त अर्जुमंद के चेहरे पर ऐसा मलाल होता है जिसका कोई नाम नहीं, जो सिर्फ उसी वक्त चेहरे पर आता है जब कोई शख्स आपको ना समझे और आपको कमतर जाने। अर्जुमंद बर वक्त पहुँचना चाहती है, लेकिन अमूमन बच्चे उसके साथ होते हैं। वो घर से निकलते ही आवाज़ों में बदल जाती है और अर्जुमंद नहीं रहती। वो यहूदी अमेरिकन डॉक्टर के खौफ से नाश्ता नहीं खाती, हाथ में सैंडविच रखती है और ड्राइव करते हुए खाती जाती है। रास्ते में ही बाल भी ब्रश करती है और कार के आईने में देखकर लिपस्टिक लगा लेती है। बरसगी तफरके पर चलता है। यहाँ सदियों से पेशों के एतबार से ज़ात पात ने लोगों को बांट रखा है।
पाकिस्तान बनने के बाद उम्मीद की जाती थी कि लोग भाईचारा अपनाएंगे और पाकिस्तानी माशरा इस्लाम के बुनियादी असूल मसावत का मुज़ाहिर हो सकेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी लोगों का ख़मीर इन लोगों से उठा है जो ऊंच नीच को रवा रखते हैं। इसलिए यहाँ कई किस्म के तफरक़ात ने सर उठाया। लसानी, जुग्राफियाई, नस्ली, तालीमी, ख़वातीन की आज़ादी, रस्म व रवाज के तग़य्युरात, ज़ात पात की ऊंच नीच, मजहबी बुकलुमनी, तबकाती नज़ा, इन सब ने मसावत के बुनियादी असूल को अपना नहीं सका। इसीलिए यहाँ के माशरे की शनाख्त इख्तलाफ, तफ़रक़ा और ऊंच नीच में मंतज हुई और अमेरिका डाकू की जहनीत को अपने जरसूमा में छुपाए फिरता है। अमेरिका अब भी डाकू की जुमला खूबियों और ख्वाबियों से मरसा है। जब चाहे दशनाम दे, जब जी आमादा हो खिलत बख्श दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अर्जुमन जब घर से निकलती है तो दोनों बच्चे साथ होते हैं। आवाज़ें आती हैं, कैसर, आई एम गेटिंग लेट, गेट क्विक, सैंडविच रास्ते में खाना, कम ऑन, जमशेद यू फूल, अब क्या हुआ है, मैंने गाड़ी ऑन कर दी है, आई कैनट वेट एनी मोर, अगर तुम लोग 2 मिनट में ना आए तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, दिस इज़ हेल। ये आवाज़ें बच्चों के लोड होने तक आती रहती हैं और हमेशा के लिए उनके अंदर प्रोग्राम हो जाती हैं। एक रोज़ मैंने अर्जुमन से डरते डरते कहा, तुम इस कदर परेशान जो होती हो तो नौकरी छोड़ दो ना। हैं, आप क्या कह रहे हैं, यही नौकरी तो मेरी अपनी है, बाकी मेरे पास अपना क्या है। इंसान के पास अपना ज़रूर कुछ होना चाहिए, अब्बा चाहे हथौड़ी का दस्ता ही क्यों ना हो। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? $1000। तो क्या तुम्हें बिलाल काफ़ी रकम नहीं देता? पैसे तो बहुत देते हैं, लेकिन 1000 मेरे पास मेरे अपने हैं, मेरी अपनी कमाई इन 10 उंगलियों की। मुझे इन पैसों से आज़ादी का एहसास होता है, उन्हें मैं जहाँ चाहूँ खर्चूँ। मेरे अपने से क्या मुराद है? इनका जो कुछ मर्ज़ी मैं करूँ, मैं उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। अर्जुमन, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसके सारे फ़ैसले तुम्हारे होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम जमशेद और कैसर के लिए भी जवाबदेह हो, वहाँ तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चल सकती। तो मैं उनकी सारी ड्यूटी देती हूँ अबू, सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। बिलाल तो वापसी पर सिर्फ फुटबॉल का मैच टेलीविज़न पर देखता है, खाना खाता है और सो जाता है, स्लीपिंग फुल टॉस ईटिंग, और वीकेंड पर तुम्हें और बच्चों को तफरीह के लिए शहर से दूर ले जाता है। दूध की भारी बोतलें, आटे के थैले, सारी ग्रॉसरीज लाता है, फिर जगह जगह रखता है और एप्रन लगाकर बर्तन धोता है, मुलाजिम मंडों की तरह, और सारे कपड़े इस्त्री करता है तुम्हारे और बच्चों के, वैक्यूम करता है संडे को। अब वो एक बात बताएं। मैं सर में उंगली फेर कर पूछता हूँ, क्या बात बताऊँ? आप मेरे अबू हैं कि बिलाल के? आपको मुझसे मोहब्बत है कि बिलाल से? मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बिलाल पर तरस आता है। अर्जुमन से मुझे प्यार है, लेकिन अर्जुमन के रवैये में कुछ ऐसी बदलिहाजी या दयानतदारी है कि अगर मैं बिलाल की जगह होता तो शायद बर्दाश्त ना कर सकता। अर्जुमन हर मामले में इस कदर बराबरी की ख्वाह हैं कि अगर उसका बस चलता तो जमशेद की पैदाइश का ज़ामिन बिलाल होता और कैसर को वो जन्म दे लेती। ना वो हयाताती फ़र्क समझती है, ना ही उसे मर्द और औरत के जुदागाना रूल्स की सूझबूझ है। मैंने कुछ पूछा है आपसे, आपको मुझसे मोहब्बत है कि बिलाल से? अब्बू, तो मैं आपका ही हूँ, मोहब्बत भी तुम्ही से है, लेकिन मेरे ख्याल में बिलाल मजलूम है। हर वो आदमी जो मेल कॉम्युनिज़म में यकीन रखता है ऐसे ही समझता है। अबू के मर्द मजलूम है और औरत अब आपे से बाहर हो रही है। ये औरत से बेइंसाफ़ी है, सरासर बेइंसाफ़ी। औरत 100 जूतियाँ भी खा रही है और 100 प्याज भी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपकी सोच टेढ़ी है अबू, प्लीज़ सीधा सोचना शुरू करें, वक्त बदल चुका है। अब पथ और धात का ज़माना नहीं, यकीनन ये मीडिया, रफ्तार और एशिया का ज़माना है, लेकिन अंदर एक रूह जदीद नहीं हो सका। बस बदकिस्मती से वो गोश्त पोश्त का बना है, उसके अंदर एक रूह भी है जो इतनी पुरानी है जितना इंसान खुद। इस रूह के सवालात भी पुराने हैं और जवाब भी वही चले आते हैं। अब ये बहस इस ज़माने में लागू नहीं रही। खुदा के लिए अपनी सोच बदलें, पुरानी जहालत छोड़ दें। अच्छा ये बताओ, तुम खुश हो अर्जुमन? मैंने सवाल किया। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, पता नहीं। क्यों? ठीक से जवाब मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा यूँ करो अर्जुमन, तुम दोनों वापस चलो पाकिस्तान। ना तुम्हारी लाइफ टफ होगी ना बिलाल की। तुम्हारे पास मुलाजमों की पलटन होगी और तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बेगम बनकर ऐश करना, बेगमाती निज़ाम वहाँ खूब चलता है।
सुबह 12 बजे उठना, 11 बजे बाज़ार खुल जाते हैं, वहाँ घूमना, कॉफ़ी पार्टियाँ, गीबत, चुगली, मीटिंग, स्कैंडल, धौंस, शोर शराबा, आरजुएं ही आरजुएं। गॉड फॉरबिड अबू, ऐसी बुरी बात मुंह से ना निकालें। इलिटरेट फूल्स की पलटन रख कर मुझे आराम मिलेगा, तौबा करें। आई हेट सर्वेंट्स। मैंने बड़ी जुर्रत से कहा। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ तुम्हारा खामन मुलाजिम है। इससे बड़ी जहनी अय्याशी और क्या हो सकती है कि अपना शोहर अदाब बजा लाने के लिए मौजूद रहे, सारे ऑर्डर माने और इस्तीफ़ा ना दे सके। सदियों से मर्द ने औरत को डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह इस्तेमाल किया है, अब थोड़ा सा हाथ बिठाकर कैसे चींची करता है। और तो और बाप भी इस डिस्क्रिमिनेशन में शामिल हो गया है। वो भी बेटी का साथ नहीं दे सकता क्योंकि वो भी बिलाखर मर्द है। प्यारी बेटी, मेरी चांद से अर्जुमंद। आई हेट चापलूसी। अर्जुमंद की सच्चाई मुझे शर्मिंदा कर देती है। अबू अब्बा भूल रहे हैं, हम पाकिस्तान के ज़ाबों से निकल कर यहाँ आए हैं। आप मुझे वापस उसी घुटे घुटे माहौल में, गर्मी और धूल में, अहमक जाहिल तंग नज़र लोगों में बुला रहे हैं जिनके पास टाइम, गीबत, खाना, हुल्लड़बाजी और बदतमीज़ी है। इतने एक्सपोजर के बाद मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहती। अगर तुम जैसे रोशन दिमाग यहाँ बैठे रहे तो वहाँ कैसे तरक्की होगी। अर्जुमन, बैक होम लोग कैसे बदलेंगे। मैं ख्वाह मख्वाह कहता हूँ। मुझे माफ़ करें अबू, हम इस दुनिया में सोशल वर्क के लिए नहीं आए। एक ज़िंदगी है, इसे हम एंजॉय कर सकते हैं तो क्यों ना करें। जब हम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं क्यों ना ख़रीदें। जब हम बेहतर मेयार ज़िंदगी अपना सकते हैं तो क्यों ना अपनाएं अबू। ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार है। हाँ बेटी, बाबर बादशाह भी यही कहता था कि बाबर बेऐश कुश के आलिम दोबारा नेस्त। मुसलमान होकर उसे माबद पर यकीन नहीं था। मैं ये बात अर्जुमन को दिल में कहता हूँ। बाआवाज़ बुलंद कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं कर सकता क्योंकि एक बार जब औलाद अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है तो माँ बाप इन बैसाखियों का सहारा नहीं ले सकते। मैं खामोश हो जाता हूँ। दुनियावी तरक्की की ये एपिक्यूरियन फ़िलासफ़ी मुझे आगे बोलने नहीं देती। ये अंदाज़े फ़िक्र रोज़ अज़ल से चलता चलाता यहाँ तक पहुँचा है। अम्मा खवा ने भी ममनुआ का जायका चखने की तरगीब दी थी तो मकसद सिर्फ फ़ैसले की आज़ादी और ज़ाती खुशी का हसूल था। मैं अर्जुमंद के साथ बहस नहीं करना चाहता। वो तेज़ चलती है, उसकी बात में कतईयत होती है, वो इस कदर खुद एतमाद है कि इर्द गिर्द क्या कुछ टूट जाता है उसकी अर्जुमंद को परवाह नहीं। जिस तरह वो अपने यहूदी डॉक्टर से डरती है, ऐसे ही मैं भी उसके अंदर की करख्तगी से खौफज़दा हो जाता हूँ। मैं मौजू बदल कर कहता हूँ, इस बार वीकेंड पर क्या प्रोग्राम है। इस बार हम वाशिंगटन DC जाएंगे, वहाँ ट्रेड मिनिस्टर निसार साहब से मिलेंगे। निसार? कौन सा निसार? मेरे अंदर ख़तरे की घंटियाँ बजने लगती हैं। ना जाने ये नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। 40 साल से ये टेनिस प्लेयर ग्रिगोरी पिक जैसा हसीन बड़ा ऊंचा ब्यूरोक्रेट मेरे साथ साथ है। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मेरे अंदर उसकी छवि बनती और टूटती रहती है। मैं नहुसत के तवीज़ को गले से उतार कर फेंक नहीं सकता। निसार साहब की बीवी का क्या नाम है? इकबाल नाम है, लेकिन अंकल कुछ और बुलाते हैं। वो कहते हैं इकबाल नाम औरतों पर सजता नहीं, इकबाल मर्दों का नाम है। क्या बुलाते हैं अंकल निसार इकबाल को? जाना। अर्जुमन हंसती है। शायद वो समझती है मेरी उम्र के आदमी को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो दूर सुनना भी नहीं चाहिए। पता नहीं मुझे गुस्सा सा आ गया। भला ट्रेड मिनिस्टर निसार इकबाल को जाना कहने वाला कौन होता है? पुरानी यादें तेज़ आंधी बनकर मुझे उड़ाई फिरती हैं और मेरी यादाश्त में घपले पड़ने लगते हैं। कभी लगता है माजी आज ज़िंदा है, कभी महसूस होता था कि कभी कुछ था ही नहीं, बस एक ख्वाहिश की खुशबू थी जिसने सारी यादों को महका रखा है। इतने सारे गुस्से की वजह से मुझे पता नहीं चलता अर्जुमंद क्या कहती रही और किस वक्त उठकर चली गई। बूढ़े आदमी के पास वैसे भी कौन बैठना चाहता है, और फिर बूढ़े आदमी के पास सोचों के अलावा होता भी क्या है। अमेरिका आने से पहले मुझे अपनी यादाश्त के मुतालिक कुछ ऐसे शुबहात ना थे। आईने में सूरत देखने के बावजूद, सारे बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद मुझे शुबा न था कि मैं बूढ़ा हो चुका। मुझे किताबी इल्म था कि अर्जुमंद 40 की हो चुकी है। अखबार में कभी कभी किसी पुराने साथी से छटम छटा हो जाता। मस्जिद से भी ऐसे नामों की मौत का ऐलान होता रहता जिनसे वाकफियत थी और जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मौलवी साहब बुला रहे थे। चलते चलते लोग बिछड़ते जा रहे थे। अब ज़्यादातर हस्पताल, इयादत और मर्ग की रसूमात में जाने का इत्तेफाक होता, लेकिन खुद मुझे भी अपने मरने का एहसास तो दरकिनार बूढ़े होने की भी इतला न हुई। मैं हमेशा अंदर के मौसम बहार की रुत का अंदाज़ा लगाता आया हूँ और अंदर की रुत ने मुझे ज़्यादातर बहार का ही संदेशा दिया। मेरी जेब में अमेरिका का टिकट था और हाथों में वो अखबार थे जिसमें खबर छपी थी कि निसार का इंतकाल हो गया। अभी इसी फेडरल
सेक्रेटरी फाइनेंस से रिटायर हुए 2-4 महीने ही हुए थे कि अचानक वो हार्ट अटैक से चल बसा। मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिल ने ये जानने में जल्दी की हो कि ना हो, ये वही निसार था जिससे इकबाल की शादी हुई। खबर पढ़कर दिल को गोना इत्मीनान हुआ। इकबाल तो सरकारी अफसर के साथ घूंघट निकाल चली गई। मैं हॉल रोड की दुकान पर रेडियो टेप रिकॉर्ड मरम्मत करने वाली दुकान में रगेदा गया। मेरी आमद निसार से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका स्टेटस मुझसे कहीं बेहतर था। अब मेरी उम्र में सोच किसी खास सिमत पर रुक रुक कर तस्वीर बदलते रहने का अमल बूढ़े के दिमाग प्रोसेस को बयान कर सकता है। बूढ़ा बंदर की तरह कभी एक शाख पर कभी दूसरी पर छलांग लगाता है। वो अमूमन अपनी यादाश्त के हाथों गुमगुम के आलम में रहता है। कुव्वत फैसला का ये आलिम रहता है कि मेरी तरह उसे कई बार अमेरिका की टिकट बदलवाना पड़ती है। इस रोज़ जब मैं लॉकरों के सामने खड़ा था, इंतकाल की खबर पढ़कर मैं सोचने लगा, क्या इकबाल इसी खबर वाले निसार की बीवी थी? वो शख्स जो हार्ट अटैक से फोत हुआ, जिसको मैं तो इस अखबार की सुर्खी के साथ दफन कर चुका था, ये नया निसार अर्जुमंद वाला कौन था? क्या वो हमारी इकबाल का शोहर भी था? अर्जुमंद ने ट्रेड मिनिस्टर का शूशा छोड़कर मुझे हमेशा की तरह एक बार फिर तज़बज़ब में डाल दिया। क्या काबिल का शोहर ट्रेड मिनिस्टर के रूप में ज़िंदा है? क्या इकबाल इस निसार की बीवी थी जिसकी तस्वीर अखबार में छपी थी और जिस अखबार को लेकर मैं अमेरिका आने से पहले बैंक गया था और उसकी मौत पर खुश था? आज उन दिनों दोनों निसारों ने मुझे हलकान कर दिया। एक रोज़ अखबार पढ़कर मैं मुतमिन था कि इकबाल का शोहर फोत हो गया। आज अर्जुमंद ने अचानक ट्रेड सेंटर की एफिगी पेश करके मुझे हैरान कर दिया। मैंने मरहूमा असगरी के जेवरात के साथ कुछ डॉलर भी एक मिनी एक्सचेंजर से लेकर छुपाए हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद न था कि कल कितने डॉलर लॉकर में हैं, सारा जेवर कितनी मालियत का है। इस बैंक के लॉकर तहखाने में थे। तहखाने में इंडोर प्लांट्स के बावजूद ठहरी ठहरी बोसीदा सी हवा थी। एक जानिब पुराने रिकॉर्डों को थैलों बोरियों में बंद करके ढेर लगा रखा था। लोहे की एक मेज़ पर ऑटोमेटिक नियॉन की बत्ती धरी थी। जो ही बिजली जाती वो जल उठती। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा तो लॉकर्स और परेड करने वाली नौजवान खातून कंप्यूटर में मगन थी। कंप्यूटर मेरे इल्म की हदूद से बाहर है। ये वो इन्फॉर्मेशन गुलाने वाला आला है जिसने हमारी पौध और नई सदियों का फासला पैदा कर दिया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन ने जगह जगह मगायरत और गलत फहमियों को जन्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने लजाजत से कहा। बूढ़े आदमी ये एहसास काबिल तरस है कि वो वेलकम नहीं। वो नरमी व अच्छे आदाब और बासी मुस्कुराहट के हथियारों की मदद से ताजगी परवार करता है। मिस सर के अशरे से जवाब देकर कंप्यूटर के बटन दबाती रहती है। मुझे अपना लॉकर ऑपरेट करना था, मैं खुशामद से कहा। मिस हरगिज़ मिस न थी। वो बड़े जिस्म की औरत थी जिसके कंधे, गर्दन और सीना सेहत और एतमाद की निशानदेही कर रहे थे। उसने दराज से मास्टर चाबियों का गुच्छा निकाला। रजिस्टर में तारीख और वक्त का खाना पुर करके साइन करने के लिए रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने जल्दी से दस्तखत किए। वो तुरंत लकड़ी की हीलों वाली जूती टकटकाती लॉकरों तक जा पहुंची। दस्तखत करने के बाद मैंने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन मुझे अपने लॉकर का नंबर भूल चुका था। इससे पहले भी भूल चुका, थोड़ा बहुत सिलसिला जारी रहा था, लेकिन यूँ मेरी खजालत का बाइस ना हुआ था। मुझे पहली बार ख्याल आया कि शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ या हो रहा हूँ या हो सकता हूँ। मैं शर्मिंदा उसके पीछे गया। सुनिए मिस। पली पलाई औरत मिस का लफ्ज़ सुनकर मुस्कुरा के पलटी। जी अंकल। अंकल का लफ्ज़ छोटे बच्चे मेरे लिए इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन ये पहली बार थी कि इतनी बड़ी उम्र की खातून ने अंकल कहकर मुझे बूढ़ा साबित किया। मैं अपने लॉकर का नंबर भूल गया हूँ। अच्छा, तो आप अपनी चाबी तो साथ लाए हैं ना? मिस ने पूछा। जी, चाबी तो मेरी चाबी के छल्ले में है। मेरी कार वाली चाबी के छल्ले में है। मैंने छल्ले को जेब से निकालते हुए कहा। आप लॉकर पहचान तो लेंगे ना? वो मुस्कुराई। हाँ, शायद पहचान लूँगा, मुझे यकीन न था। अब मेरे अंदर एक ख़ास किस्म की सटपटाहट शुरू हो गई थी, जैसे रेस से पहले खिलाड़ियों के अंदर पैदा हो जाती है। सामने लॉकर्स की अलमारियाँ बिल्कुल चुप खड़ी मेरे हाफजे के लौट आने का इंतज़ार कर रही थी। कोई बात नहीं अंकल, आपकी एज में कई लोग लॉकर्स के नंबर भूल जाते हैं। मैंने दिमाग पर जोर देकर 375 नंबर के लॉकर को हाथ लगाया। मिस ने अपनी मास्टर चाबी घुमाई, फिर मैंने अपनी चाबी इसमें फिट की, घुमाया, लेकिन लॉकर ना खुला। मेरे पाँव में हल्का हल्का पसीना आ गया और एकदम चक्कर सा महसूस हुआ। शायद 377 नंबर हो, मुझे याद पड़ता है।
ज़रूर ज़रूर ट्राई कर लेते हैं। इस बार हम दोनों की चाबियाँ लगने से लॉकर खुल गया। देखिए अंकल, आप अपनी चाबी के साथ और इस लॉकर पर कोई स्टिकर लगा लें, निशानी रहेगी। पता है अंकल, ये आप देखिए ना कितने लोगों ने स्टिकर्स लगा रखे हैं। कुछ लोग तो वतन से बाहर हैं, इनके लॉकर्स तो बरसों से ऑपरेट ही नहीं हुए। पता नहीं वापसी पर इन लॉकरों को कैसे पहचानेंगे। मिस मुझे थोड़ी सी डांट और हल्की सी तसल्ली देकर चली गई। याददाश्त की स्लेट यूं साफ हो जाने का यह पहला धचका था। मैंने लॉकर खोलकर अपनी जमा जत्था निकाली, इनामी बॉन्ड्स गिने, कौमी बचत में लगाई रकम का पड़ता लगाया, डॉलरों वाला लिफाफा निकाल कर डॉलर गिने। कागजात में दफन दौलत का शुमार करने के बाद मेरी नज़र प्लास्टिक के एक लंबूतरे नीले डब्बे पर पड़ी। इसके साथ एक चॉकलेट का डब्बा भी मोमी लिफाफे में लिपटा पड़ा था। इन दोनों को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। मैंने सिर्फ प्लास्टिक का नीला डब्बा निकाला और अपनी बहू का जेब और चॉकलेटी डब्बा वहीं रहने दिया। हम दोनों का लॉकर साझा था, इसलिए नहीं कि मेरी बहू मुझ पर एतमाद करती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे कोई हर्ज मर्ज हो जाए तो वो साझा लॉकर होने के बायस इस लॉकर को ऑपरेट कर सकें। अपने इरादे को शफाफ बनाने के लिए उसने मुझ पर एतमाद करने को सस्ता सोचा समझा। मेरे दिल ने नीला डब्बा निकालते वक्त कहा, जनाब हुमायूं साहब, अगर आप अमेरिका में फ़ौत हो गए या वापसी पर आपका दिमाग जेलीफिश बन गया तो इस नीले डब्बे का क्या बनेगा। जीते जी मैं अस्करी का जेवर किसी को देना नहीं चाहता था। कुंदन के सेट, नौरत्नों के लंबे हार, चूड़ियाँ, कड़े लंबे लंबे, मगर मैंने इरादा किया कि ये सब कुछ मैं अर्जुमंद के लिए ले जाऊंगा। मैं उसे डिक्लेयर किए बगैर ले जाने की कोशिश करूंगा। अगर पकड़ा गया तो जेवर भी गया और नेकनामी भी। लेकिन फिर ये सोचकर मैंने इरादा पुख्ता कर लिया कि ये नीला डब्बा लॉकर ही में रह गया तो मेरे बाद किस काम आएगा। मैं इसका क्या बना लूँगा। इकबाल तक तो पहुँचने से रहा। हर मुल्क में अपने ही तो हिम्मत होते हैं, और तलीम याफ्ता होकर भी साइंस तरक्की के बावजूद ये पीछा नहीं छोड़ते। निगरू लोगों का एतकाद है कि आंगन में अगर सफ़ेद चूज़ा घूमता फिरता हो तो बदरूहें वहाँ नहीं आती। बरेसगीर में काली बिल्ली अगर रास्ता लांग जाए तो काम अड़चन पड़ जाती है। कौवा मुंडेर पर काएं काएं करते मनचाहा मेहमान आता है। भंवरा घर के अंदर दाखिल हो तो अच्छी खबर मिलती है। चलते फिरते में छिपकली छत से आपके बदन पर गिर जाए तो तरक्की मिलती है। ऐसे ही इस रोज़ भंवरा अर्जुमंद के घर में उठता फिरा तो मुझे लगा कि मैं इकबाल से दूर नहीं हूँ। शायद मैं उसे ट्रेड मिनिस्टर के घर में मिल सकूँ। आज के लिए इतना। पार्ट 3 को यहाँ क्लोज़ करते हैं, फिर ऑडियो का पार्ट 4 इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।